ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल इंडिया रैंकिंग 2024 जारी की, जिसमें देश के विभिन्न शिक्षा संस्थानों, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों ने अलग अलग स्थान प्राप्त किए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस रैंकिंग के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। प्रोफेसर कुमार, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। प्रोफेसर कुमार, कल जो ये रैंकिंग्स जारी की गई हैं, इसमें देश के कई सारे शिक्षा संस्थानों ने अलग अलग स्थान प्राप्त किए हैं। तो प्रोफेसर कुमार, क्या क्या पैमाने रखे जाते हैं ये रैंकिंग्स देने में, और इस साल की रैंकिंग्स के पैमानों में पिछले सालों के मुकाबले क्या मुख्य अंतर रहा है? पहले मैं सभी इंस्टीट्यूशंस जो NIRF रैंकिंग स्कीम में पार्टिसिपेट किया और जिनको रैंक्स मिला, इनको कंग्रेचुलेशंस मैं बताना चाहता हूँ। NIRF रैंकिंग स्कीम हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी बढ़ाने के लिए और एक हेल्दी कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। इससे कंटिन्यूअसली इंस्टीट्यूशंस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोशिश करेंगे और इनको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलेगा ये रैंकिंग वजह से। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को 2016 से प्रमोट कर रहा है। और इस साल एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि 6,500 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस NIRF स्कीम में पार्टिसिपेट किया और इसमें हम बहुत विषयों पर देखते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस क्या है, रिसर्च इनोवेशन क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और लर्निंग आउटकम्स क्या है। ऐसी बहुत विषयों को हम देख के और इंस्टीट्यूशंस को हम रैंकिंग अनाउंस करते हैं। जी, और क्या प्रोफेसर कुमार इसमें पिछले साल के मुकाबले कुछ अंतर रहा पैमानों में? इस साल हम 3 नया कैटेगरीज को भी इंट्रोड्यूस किया। जैसा स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, ये तो एक मच नीडेड रिफॉर्म है हमारा NIRF स्कीम में। पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया और ओपन यूनिवर्सिटीज और स्किल यूनिवर्सिटीज ये भी नया कैटेगरीज हम इंट्रोड्यूस किया, इसलिए कि ओपन यूनिवर्सिटीज में बहुत लोगों ने जो यूनिवर्सिटीज में फिजिकली आके नहीं पढ़ा सकते हैं, ये लोग ओपन यूनिवर्सिटीज में पढ़ के डिग्रीज उपलब्ध होते हैं इनको जी। और आजकल हमारा रेगुलर एजुकेशन में एक डिसएडवांटेज है कि हमारा स्टूडेंट्स का स्किल्स जो मिलता है डिग्री प्रोग्राम्स में, वो जॉब रिक्वायरमेंट्स जो है इससे मैच नहीं होता है। इसलिए UGC 2 काम कर रहा है। एक रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स में स्किल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना एक हम चालू किया और दूसरा स्किल यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करना। हर एक स्टेट में स्किल यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करना चाहिए और स्किल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम इस बार स्किल यूनिवर्सिटीज को भी NIRF स्कीम में इंट्रोड्यूस किया। ये नया है। 3 नया कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज को इंट्रोड्यूस करना एक नया और मोस्ट वेलकम विषय है। भारत रैंकिंग 2024 में रोजगार कौशल को प्रमुख मानक के रूप में शामिल किया गया है, तो इसका कितना महत्व आप देखते हैं? देखिए, जो हमारा भारत सरकार ने और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्किल एजुकेशन के बारे में बहुत प्रयास कर रहा है। आपको याद होगा कि हमारा नया बजट में 1 करोड़ स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप देने के लिए एक स्कीम को अनाउंस किया और इससे फायदा ये है कि स्टूडेंट्स ने जो यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से पास हुआ, 6 महीने नहीं तो 1 साल तक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगा इनको। इससे इनका एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ जाएगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि ये 1 करोड़ स्टूडेंट्स को जो हम इंटर्नशिप देना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस जो सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इनको प्रामुख्यता मिलेगा। इससे इनको जॉब एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगा और जब एम्प्लॉयमेंट में ज्वाइन होता है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इंक्रीज करने के लिए इनका रोल बढ़ जाएगा। इसलिए
as part of NEP implementation, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, हम स्किल एजुकेशन को, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को टॉप प्रायोरिटी दे रहा है। प्रोफेसर कुमार, ये जो रैंकिंग्स हैं, इसमें आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या योगदान देखते हैं? और साथ ही ये जो रैंकिंग है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों और भारत के एजुकेशन सिनेरियो पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा? देखिए, हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हमारा स्टूडेंट्स को लर्निंग आउटकम्स बेस्ड हाई क्वालिटी एजुकेशन को हम उपलब्ध करना है, और एजुकेशन एक्सेसिबल होना चाहिए, एफोर्डेबल होना चाहिए। इसलिए कि आप देखें तो अभी भी कम से कम 60% ऑफ इंडियंस वो रूरल एरियाज में, विलेजेस में, नहीं तो छोटे छोटे टाउन्स में है। इनके पास हम हाई क्वालिटी एजुकेशन को कैसा पहुंच सकते हैं, इसके बारे में हम देखना है, और ये करने के लिए हम टेक्नोलॉजी भी यूज करना बहुत जरूरी है। तो जब हम NIRF रैंकिंग करते हैं इंस्टीट्यूशंस को, इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है और इनका एक्सेसिबिलिटी आउटरीच एक्टिविटीज क्या है, जो सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का क्या अफर्मेटिव एक्शंस ले रहे हैं, ये सभी विषय के ऊपर हम ध्यान रखते हैं, और इससे एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होता है अमंग द इंस्टीट्यूशंस, और एक से दूसरा अच्छी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस का क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंस्टीट्यूशंस प्रयास करेंगे। इसलिए हम करना चाहते हैं कि बहुत इंस्टीट्यूशंस, ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस ये रैंकिंग स्कीम में पार्टिसिपेट करना बहुत आवश्यक है। इसलिए यूजीसी ने अवेयरनेस लाने के लिए हम इंस्टीट्यूशंस से बातचीत करते हैं और इनको मोटिवेट करते हैं रैंकिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और हमारा उच्च शिक्षा मंत्री जी ने, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल ये भी बताया कि आगे समय में ये भी हम देखेंगे कौन सा यूनिवर्सिटी कितना स्किल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक पैरामीटर हो सकता है आगे समय में। तो इफ यू सी फ्रॉम एवरी एंगल, रैंकिंग एनकरेजेस, हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और यही हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। इस बार की रैंकिंग में शहरी क्षेत्रों के तुलना में अगर हम देखें तो ग्रामीण या कम विकसित क्षेत्रों से जो संस्थान आते हैं, उन्होंने कैसा प्रदर्शन करा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ग्रामीण प्रदेश में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, ये एक नेशनल सर्विस कर रहा है। ये इसीलिए है कि जो फर्स्ट टाइम लर्नर हो सकता है, किसी छोटे फार्मर का बेटा बेटी हो सकता है, पहले बार यूनिवर्सिटीज को आ रहा है, और ऐसे लोगों को हम ट्रेन करने में क्या होगा कि सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, इनका फैमिली जो है, परिवार जो है, इनका भी सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ जाएगा। इसलिए हम ग्रामीण प्रदेश में जो रहते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं। और इस बार आप देखें तो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो ग्रामीण प्रदेश में हो, इनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ गया इस साल, और हमारा उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटीज को भी अच्छी रैंक आगे समय में मिलेगा, ये मेरा उम्मीद है जी। और इस साल की रैंकिंग में विभिन्न क्षेत्रों के, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, चिकित्सा या कानून में जो संस्थान है, इनका प्रदर्शन कैसा रहा स्पेसिफिकली? इंजीनियरिंग कैटेगरी को आप देखें तो स्टेट यूनिवर्सिटीज से थोड़ा कम है पार्टिसिपेशन, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसा IITs है, NITs है, इनका रैंकिंग्स ज्यादा है। कम से कम 40 इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को इस बार रैंकिंग कैटेगरी में आ गया, और 27 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी, इसलिए कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज में इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स रहते हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ये हम कहते हैं कि कॉम्प्रहेंसिव यूनिवर्सिटीज। इसका मतलब है कि इसमें आर्ट्स होगा, लैंग्वेजेस होगा, और ह्यूमैनिटीज होगा, साइंस होगा, इसके साथ इंजीनियरिंग भी होता है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसमें
इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, इसलिए वो इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा रैंकिंग मिलता है। लेकिन इस बार आप इंजीनियरिंग कैटेगरी का रैंकिंग्स देखें तो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इसलिए कि ये इंस्टीट्यूशंस में ऑटोनॉमी है और फ्लेक्सिबिलिटी है। एकेडमिक एक्सेलेंस को ड्राइव करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकमेंडेशंस किया, और ये रिकमेंडेशंस का इम्प्लीमेंटेशन हमारा टेक्निकल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। जी, और इंजीनियरिंग की हम खास तौर पे बात कर रहे थे, तो ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान हासिल किया है और पिछले 6 वर्षों से लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इस तरह के प्रदर्शन के पीछे आप क्या कारण देखते हैं? इसमें कारण ये है कि हमारा नेशनल नीड्स जो है, जैसा बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, और आजकल हमारा देश में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं डीपीआई। आप सभी लोगों को पता है यूपीआई, जो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ये एक बहुत बड़ी डीपीआई है। ऐसी टेक्नोलॉजीज को हम डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास में हमारा 5G कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया, और आईआईटी मद्रास में एक बहुत बड़ी रिसर्च पार्क है। ये रिसर्च पार्क में हमारा देश के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हो, हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के लिए हो, और अलग अलग विषयों में बहुत रिसर्च हो रहा है, और नई कंपनीज भी, स्टार्टअप कंपनीज भी बना रहा है। इसलिए आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान मिला एनआईआरएफ रैंकिंग्स में। और जो आईआईटी दिल्ली जैसा है, एज प्रोफेसर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसी इंस्टीट्यूशंस में भी अलग अलग विषयों में हमारा देश के लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए, वो टेक्नोलॉजीज को हम डेवलप कर रहा है। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि हमारा दूसरों देशों के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। हम दूसरा देशों से इंपोर्ट करने का जरूरत कम हो जाएगा, हमारा सेल्फ रिलायंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारा आईआईटी हमारा देश का एक बहुत प्रमुख संस्था है, और सिर्फ हमारा देश के लिए गर्व कारण नहीं है, एक ग्लोबली भी जो ग्लोबल रैंकिंग्स हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन हो और अलग अलग ग्लोबल रैंकिंग्स में हमारा आईआईटी बहुत शाइन हो रहा है। ये हमारा देश के लिए एक गर्व कारण का विषय है। जी, कई संस्थान ऐसे भी हैं प्रोफेसर कुमार जो अपनी रैंकिंग में सुधार के लिए प्रयास करेंगे, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी ताकि वो एनआईआरएफ मानदंडों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर पाए? देखिए, मैं स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में कहा कि इस बार हम इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आप स्टेट यूनिवर्सिटीज को देखें तो ये फैकल्टी पोजीशंस का वैकेंसीज जो है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम हमेशा इस तरह से हम स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखते हैं कि इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, ये रिसर्च इकोसिस्टम इंप्रूव नहीं होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इंप्रूव नहीं होगा। इसलिए पहले काम सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज करना है कि फैकल्टी पोजीशंस को फिलअप करना है। और दूसरा, जो भी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, सेकंड इम्पोर्टेंट काम है कि रिसर्च इकोसिस्टम को हम इम्प्रूव करना है, और इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, इसके ऊपर भी हमारा यूनिवर्सिटीज ध्यान रखना, बिकॉज ये भी एक कंपोनेंट है रैंकिंग्स में। और एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ योर टीचर्स। आपका अलुमिनाई आपका इंस्टीट्यूशन से पास होने के बाद अच्छी काम करना है, तो जो भी प्रोफेशन हो वो प्रोफेशन में शाइन होना चाहिए, तो हमारा टीचर्स वेल ट्रेन्ड होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स। ये भी एक एरिया है, इसके ऊपर भी हमारा विश्वविद्यालय ने फोकस करना बहुत जरूरी है। जी, प्रोफेसर कुमार, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। अभी आप सुन रहे थे उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।